नमस्कार। द नेक्स्ट लेवल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक बिहार के इतिहास पर चर्चा करेंगे। देखिए, स्पेशली बीपीएससी के लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पे है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का कितना वेटेज होता है, और अगर आपकी प्रश्नों पे पकड़ है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप बाकी छात्रों से बड़े बेहतर स्थिति में होंगे। तो इसी के मद्देनज़र हमने प्रयास किया है कि बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, मतलब बिहार के पोर्शन से सबसे ज़्यादा वेटेज बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। तो इस पे हम एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग के साथ जल्दी से जल्दी, इसीलिए मैंने बुक तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो अभी एग्ज़ाम इतना नज़दीक है कि हम बुक से तो रिवीजन कर नहीं पाएंगे, तो हमने उनके क्रक्स निकाल करके बुक्स, कुछ वीडियो लेक्चर्स, और जो आपके सगीर अहमद वाली बुक है बिहार स्पेशल की, उसका और कई जगहों से लेकर के हमने एक संक्षेप में शॉर्ट नोट्स बनाया है, जो मुश्किल से 13-14 पन्ने का शॉर्ट नोट्स है। और इस 14 पन्ने के शॉर्ट नोट्स से हम पूरे बिहार को कवर करेंगे। आप हमारे साथ पढ़िए एक बार। मुश्किल से 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा, और आप 1 घंटे बाद ये महसूस करेंगे कि बिहार स्पेशल पर अगर आपने ठीक से पढ़ा, 1-2 बार इस वीडियो को देख लिया और पीडीएफ देख लिया। आप ध्यान देंगे, पीडीएफ निःशुल्क है, ऐसा कुछ चार्जेबल इसमें कुछ भी नहीं है। हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल मुफ्त होगा और सभी के लिए ओपन होगा। ठीक है, तो पैसे वैसे वाली कोई बात नहीं है। मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो मुझे पैसे की इतनी कोई वो नहीं है। मेरा बस ये है कि लोगों तक फ़ायदा पहुँच सके। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे चलेंगे और बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू करेंगे। तो देखेंगे कि जैसे ही मुग़ल जो सम्राट हैं, खास करके उत्तरवर्ती मुग़ल सम्राट के टाइम में पटना जो है वो व्यापार के विषय में बहुत प्रगति करता है। प्रगति तो पहले से भी करता है, लेकिन अंग्रेज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से अंग्रेज़ों का प्रसार होता है। जो लेटर मुगल्स में अंग्रेज़ों का प्रसार तीव्र होता है, क्योंकि पहले जो थे मुगल्स मजबूत थे, औरंगजेब तक मुगल मजबूत थे, इसलिए अंग्रेज डरे सहमे से रहते थे। कई बार देखेंगे कि हुगली से भगा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज इतने प्रभावी नहीं हुए, लेकिन जैसे ही लेटर मुगल्स आए जो कमज़ोर शासक सिद्ध हुए, उनके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना विस्तारवादी स्वरूप शुरू किया। इसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे कि मुगलों के समय पटना क्या था, एक प्रसिद्ध व्यापार केंद्र था। पटना में क्या होता था, कॉटन का, सोरा का, नील का और सिल्क का प्रमुख केंद्र था। पटना जो था इन सब चीज़ों का प्रमुख केंद्र था। गंगा नदी के तट पर बसा होने से भौगोलिक स्थिति उसकी ऐसी थी, वहाँ से देश के आंतरिक भागों में काफ़ी आसानी से पहुँचा जा सकता था। तो इस तरह से कॉटन, सोरा, नील और सिल्क का प्रमुख केंद्र होता था, जो अंग्रेजों को पटना आने का प्रमुख कारण था। हालांकि सबसे प्रमुख कारण में सोरा था, लेकिन इन चीज़ों को, कॉटन, नील और सिल्क को भी ध्यान रखेंगे। बिहार में यूरोपियों का आगमन का क्रम देखेंगे। बिहार में यूरोपियों के आगमन में सबसे पहला जो यूरोपीय है वो कौन थे, तो पुर्तगाली थे। देश में भी सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली है, इस तरह से बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली है। हम फटाफट देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी फैक्ट मेंशन कर दिया है, तो हम ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए सीधे फैक्ट पे आएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत नज़दीक है। टू द पॉइंट चलेंगे और चीज़ों को कवर करेंगे। तो बिहार आने वाला प्रथम यूरोपियन जो था वो कौन थे, पुर्तगाली थे। अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित किए। और यूरोपियंस जो पुर्तगाली थे वो दो काम करते थे, ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ से माल लेके जाते थे, यहाँ से कुछ लेके जाते थे और कुछ बेचते थे। तो यहाँ से लेके जाते क्या थे, कारपेट, खस, पतला वस्त्र, और बेचते क्या थे, मसाले, चीनी मिट्टी, ये सब सेल आउट करते थे। और परचेज करके कारपेट, खस, पतला वस्त्र, ये सब यहाँ से लेके जाते थे। दूसरा है डच। इनसे सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछता है कि डचों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था। ये आप लोग जो एग्जाम दिए हैं उनको पता होगा कि ये सवाल कितनी बार आता है। मतलब एक ट्रेडमार्क मार्क क्वेश्चन है बीपीएससी का, कि डच ईस्ट इंडिया डच कंपनी का स्थापना पटना में कब हुआ था। तो आंसर 1632 ईस्वी में। बिहार से डच सूती वस्त्र, सोरा, अफीम तथा अनाज खरीदते थे। ठीक है, क्या क्या, सूती वस्त्र, सोरा, अफीम तथा अनाज। 1662 ईस्वी में औरंगजेब ने डचों को व्यापार हेतु बिहार, बंगाल व उड़ीसा की
अधिकार दिया था। ध्यान रखेंगे किसने? औरंगजेब ने। कब? 1662 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का अधिकार दिया था। 1665 में जब अधिकार मिल गया तो 1665 में ट्रेवेनियर, एक डच था, वो ट्रेवेनियर पटना आया था तथा छपरा की यात्रा की थी। छपरा सोरा शोधन का प्रमुख केंद्र था। क्या था? सोरा शोधन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि फ्रेंच, ब्रिटिश और डचों, डेनिश तो इतना इसमें है नहीं, तो तीनों के विरुद्ध जो विवाद का प्रमुख कारण था वो क्या था? सोरा था। इनमें अंततः अंग्रेज विजयी होते हैं विवाद में, तो वो सब आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट 1759। 1759, अब देख लीजिए 1757 प्लासी की लड़ाई हो चुकी है, अंग्रेज प्रभावी हो चुके हैं, धीरे धीरे बंगाल को अपने गिरफ्त में ले रहे हैं। तो 1759 में बेदरा का एक युद्ध होता है। ये युद्ध मेनली डचों और अंग्रेजों के मध्य होता है, और इसी युद्ध में डचों का सफाया हो जाता है भारत से। डच जो है वो भारत से अंग्रेजों द्वारा उनका सफाया कर दिया जाता है। 1681 ईस्वी में मेजर हार्डी ने पटना पर कब्जा किया, किंतु 1684 ईस्वी में वापस डचों ने नियंत्रित कर लिया। कुछ जगहों पर डच रह जाते हैं। तो 1600 मतलब 1759 में तो डचों का बिल्कुल सफाया हो गया बेदरा के युद्ध के बाद। उससे पहले 1681 की बात है, इस समय मेजर हार्डी ने पटना पर कब्जा किया था, लेकिन उस समय डच भी चूंकि मौजूद थे, तो 1684 में वापस डचों ने इस पर नियंत्रित कर लिया था। लेकिन 1759 में, कब? 1759 में बेदरा के युद्ध के बाद डचों का भारत से संपूर्ण सफाया हो गया। नेक्स्ट है डेनिस। डेनिस कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार के संदर्भ में। 1774 में नेपाल कोठी पटना में इनका फैक्ट्री स्थापित होता है। 1785 में समझ लेते हैं कि बिहार में हमारा ज़्यादा कुछ चल नहीं पाएगा अंग्रेजों के सामने, तो 1785 ईस्वी में क्या करते हैं, ये अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच देते हैं और भारत से चले जाते हैं, उधर जा करके दूसरे देशों में व्यापार करते हैं और भारत से चले जाते हैं। जो दूसरा सबसे मजबूत होता है वो फ्रांसीसी होते हैं, और फ्रांसीसी ने 1734 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया, किंतु पलासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था। पटना में 1734 में जो फैक्ट्री स्थापित किया था, प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था। किस फैक्ट्री पर? फ्रांसीसी फैक्ट्री पर। ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेज औरंगजेब, जो भारत, बिहार में और भारत दोनों में ही सबसे मजबूत साबित हुए। तो 1620 में अंग्रेज फैक्ट्री कब लगा? 1620 में आलमगंज पटना में फैक्ट्री स्थापित किए, किंतु 1621 में बंद हो गया। कब? 1620 में स्थापित किए, 21 में ये बंद हो गया। 1651 ईस्वी में गुलजारबाग पटना में अस्थायी फैक्ट्री का स्थापना किया गया। देखिए 1621 में खत्म हो गया, 30 साल बाद 1651 में गुलजारबाग पटना में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित किया। वर्तमान में जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वो ये वही है, अंग्रेजों वाली फैक्ट्री। पटना पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने अफीम के उत्पादन तथा छेड़दार कपड़े के व्यापार को नियंत्रित किया। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज जब भी कोई क्षेत्र अपने अधीन करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के व्यापार को नियंत्रित करते हैं, कर लगाते हैं, कर वसूल करते हैं। ये सब काम अंग्रेजों का रहा है। तो उन्होंने जैसे ही पटना पर कब्जा किया तो सबसे पहले वहाँ के छेड़दार कपड़े, जो कौन? पुर्तगाली भी व्यापार करते थे, तो छेड़दार कपड़े के व्यापार को नियंत्रित किया। ठीक है। अफीम के उत्पादन को, छेड़दार कपड़े के व्यापार को नियंत्रित किया। 1664 जाब चारनौक पटना फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त हुआ। ये जाब चारनौक वही है, जाब चारनौक जो कलकत्ता का स्थापना किया है। सुतीनाथा, मानिकपुर और कलकत्ता को मिलाकर के कोलकाता का स्थापना करने वाला यही जाब चारनौक है। 1680 ईस्वी में सहिस्ता खान, कौन? 1680 ईस्वी में सहिस्ता खान जो औरंगजेब का नवाब था, बिहार बंगाल का नवाब था, उसने बिहार के व्यापार पर 3.5% का कर लगाया था। किस पर? अंग्रेजों के व्यापार पे। ये वही सहिस्ता खान है जो शिवाजी से लड़ने के लिए गया था और इसकी उंगली कट गई थी, भाग आया था। औरंगजेब का क्या था, मामा भी था। तो इससे, हालांकि औरंगजेब के बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका नवाब था, तो इसने, औरंगजेब मजबूत शासक था, तो इसने 3.5% का कर लगा दिया। और जो अंग्रेज थे वो बाध्य होकर के कर दिए भी थे। यहाँ पे नोट देखेंगे कि औरंगजेब ने सैफ खान को बिहार का उप गवर्नर नियुक्त किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि औरंगजेब से इसके अच्छे संबंध नहीं थे, इसी कारण बिहार के उप गवर्नर इसको किया था, सैफ खान को किया था। किंतु अंग्रेज अधिकारी पिकाक उसके दरबार में नहीं आया। जो पिकाक है अंग्रेज अधिकारी पटना का, वो इसके दरबार में नियुक्त नहीं आया। उसमें प्रोटोकॉल होता था कि जैसे कोई मुगल सम्राट किसी को नियुक्त करेंगे, नवाब गवर्नर नियुक्त करेंगे, तो अंग्रेज जो भी वहाँ का अंग्रेज अधिकारी होगा उनके दरबार में जाएगा
प्रोटोकॉल है, मिलेगा उनसे, कुछ गिफ्ट वगैरह देगा। लेकिन ये पीकॉक नहीं गया, तो सैफ खान ने क्या किया, इससे युद्ध किया और युद्ध में हराया। 90 पाउंड का हरजाना लिया, कितना, 90 पाउंड का, तथा उपहारों के साथ दरबार में उपस्थित होने के लिए क्या किया, बाध्य कर दिया कि आपको आना है दरबार में, अब मैं आपको हीरो भी मत बनो। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, बहादुर शाह प्रथम ने फर्रुखसियर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया तथा अजीमुद्दीन को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। तो देखिए बहादुर शाह प्रथम कौन, औरंगजेब मर चुका है, बहादुर शाह प्रथम ने फर्रुखसियर को बंगाल का नवाब, कहाँ का, बंगाल का नवाब तथा अजीमुद्दीन को बिहार का गवर्नर, बिहार का गवर्नर नियुक्त करता है। ठीक है। 1702 में अजीमुद्दीन बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। 1704 में अजीमाबाद की पुनर्स्थापना अजीमुद्दीन ने किया था, वही आज का अजीमाबाद जो है पटना में, इसका अजीमुद्दीन ने किया। 1713 में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ और फर्रुखसियर बिहार के सूबेदार नियुक्त किया। किसने, फर्रुखसियर ने बिहार में 4 सूबेदार नियुक्त किया। पहला था गैरत खान, मीर जुमला, बुलंद खान और खान जमान। तो फर्रुखसियर ने बिहार में क्या 4 सूबेदार नियुक्त किया। फर्रुखसियर राजा हो चुका है। ठीक है, बहादुर शाह के बाद फर्रुखसियर राजा हो चुका है और फर्रुखसियर ने 4 सूबेदार नियुक्त किया। जब खुद राजा हो गया तब बिहार के सूबेदार किसको, 4 को नियुक्त किया गया। चारों कौन है, नाम बता दिया हूँ, गैरत खान, मीर जुमला, बुलंद खान और खान जमान। ये 4 आदमी कौन है, बिहार के सूबेदार नियुक्त किया। फर्रुखसियर बिहार का आखिरी नवाब उप गवर्नर था जिसे मुगलों ने मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया था। फर्रुखसियर जो था वो बिहार का आखिरी नवाब या उप गवर्नर था जिसे मुगलों ने, किसने, मुगलों में मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया था। इसके बाद अब कौन नियुक्त करेगा फिर, अरे मुगल, जो मुगल में तो 1857 तक रहा, तो इसके बाद अब करेंगे बंगाल के नवाब, जो भारत के सम्राट हैं मुगल, वो नहीं करेंगे, अब बंगाल के नवाब इसे नियुक्त करेंगे, बिहार के नवाब को, उप गवर्नर को। नेक्स्ट 1773 ईस्वी में नवाब सुजाउद्दीन ने फर्रुखसियर को अपदस्थ कर, किसने, नवाब सुजाउद्दीन ने फर्रुखसियर को अपदस्थ कर अलीवर्दी खान, किसको, अलीवर्दी खान को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया। ठीक है। पटना तथा रानीसराय के जंग में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या कर दी। तो जो अफगान थे वो हैबत जंग, जो अलीवर्दी खान का सेनापति था, इससे युद्ध करके और रानीसराय के युद्ध में हैबत जंग की हत्या कर दी अफगानों ने। इसी से खिन्न होकर के अलीवर्दी खान ने अफगानों तथा मराठों को पटना के निकट फतुहा से, कहाँ से, ये सवाल पूछता है कि अलीवर्दी खान ने अफगानों तथा मराठों को कहाँ पे हराया था, तो फतुहा के निकट अफगानों और मराठों दोनों को हराया था। हालांकि मराठा फिर भी सरदेशमुखी लेने के लिए बाध्य कर दिए थे। ठीक है, लेकिन इसने हराया था। मीर जाफर, पलासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर ने अपने पुत्र मीरन को, किसके युद्ध के बाद, पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर ने अपने पुत्र मीरन को, किसको, मीरन को बंगाल का उप नवाब नियुक्त किया, किंतु वास्तविक शक्ति बिहार के दीवान राम नारायण के हाथ में ही रही। ठीक है। तो पलासी के युद्ध के बाद मीर कासिम जो बंगाल का नवाब बना और अपने पुत्र को बंगाल का उप नवाब नियुक्त किया, किंतु वास्तविक शक्ति जो थी वो राम नारायण के ही हाथों में रही। दूसरा है जब मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया अंग्रेजों ने, तब राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। किसने, मीर कासिम ने। इसलिए मीर कासिम जो है ना, वो जानता था कि अंग्रेज इंटरफेयर करेंगे, हमें ठीक से रहने नहीं देंगे, तो उसने क्या किया कि उनसे दूर होने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुंगेर जो बिहार का मुंगेर है, और मुंगेर में एक आयुध कारखाना भी स्थापित किया, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी स्थापित किया। ठीक है। इसने राजबल्लभ को, किसको, राजबल्लभ को बिहार का उप गवर्नर नियुक्त किया। किसने, मीर कासिम ने। ठीक है। अब मीर कासिम से भी कर को लेकर के, जो अंग्रेज फ्री ट्रेड करते थे, फ्री ट्रेड को लेकर के अंग्रेजों से डिस्प्यूट हो गया, और इसी डिस्प्यूट में 2 सितंबर 1763 को उदवाना या उदवा नाला, दोनों भी आता है नाम, एक और नाम रखेंगे उदवा नाला, उदवाना या उदवा नाला के युद्ध में आमने सामने होते हैं कौन, ब्रिटिश मेजर एडम्स एंड मेजर नॉक्स, और दूसरी तरफ है मीर कासिम। और इस युद्ध में क्या होता है, मीर कासिम हार जाते हैं। मीर कासिम हार करके अवध की तरफ भाग जाते हैं, और अब शासन किसका हो जाता है, अंग्रेजों का। किसका हो जाता है, अंग्रेजों का। ठीक है। अब मीर कासिम भाग जाते हैं और यहाँ अंग्रेज हो जाते हैं। इस युद्ध के उपरांत मीर कासिम अवध चला गया तथा अंग्रेज के खिलाफ संधि बनाया। अब इसने अवध जाकर के वहाँ संधि बनाएगा, जिसमें शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब और मीर कासिम होंगे इसमें। और 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1764 में
बक्सर का युद्ध हो जाएगा। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। आपको पता है कि 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला होते हैं। तो शुजाउद्दौला नहीं, अवध का नवाब, एक सेकेंड होल्ड करेंगे, देख अवध का नवाब नाम बोल रहा हूँ यार, क्या है नाम। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, शुजाउद्दौला ही था, सही था। तो शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, कौन कौन, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम मिल करके तो युद्ध लड़े थे। तो युद्ध में क्या हुआ कि ये तीनों की जो सेना थी वो हार गई और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो जीत गया। जीतने के बाद बक्सर की संधि होती है कब, 1765 में। 1765 ईस्वी में बक्सर की संधि होती है। बक्सर की संधि के बाद दीवानी कहाँ की, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त होती है। और रॉबर्ट जो क्लाइव था, क्लाइव ने धीरज नारायण, किसको, धीरज नारायण के स्थान पर राजा सिताब राय, बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस नाम है, राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया। वारेन हेस्टिंग्स जो रॉबर्ट क्लाइव के बाद गवर्नर बना बंगाल का, सिताब राय की मृत्यु के उपरांत, कौन, वारेन हेस्टिंग्स, सिताब राय की मृत्यु के उपरांत इसको सिताब राय की मृत्यु के उपरांत कल्याण सिंह को उप दीवान नियुक्त किया। ठीक है, उनके पुत्र हैं, सिताब राय के पुत्र हैं कल्याण सिंह, उनको उप दीवान नियुक्त किया। उसने ख्याली राम तथा शंभू राम को कल्याण सिंह का अधीनस्थ नियुक्त किया। अब देखिए धीरे धीरे क्या करेंगे, ये अंग्रेज पावर में कटौती करेंगे। कटौती करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है कि एक दो सबॉर्डिनेट बना दो। तो क्या करेंगे, कल्याण सिंह के सबॉर्डिनेट दो को बनाएंगे, किसको किसको, शंभू राम और ख्याली राम को। तो दो सबॉर्डिनेट हो गए। अब कल्याण सिंह का पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो कल्याण सिंह धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे। अब आगे क्या करेंगे, 1770 ईस्वी में पटना में रेवेन्यू काउंसिल की स्थापना कर देंगे। अब क्या बना देंगे, रेवेन्यू काउंसिल पटना। ठीक है, इस जिसके अध्यक्ष हो जाएंगे कौन, जेम्स अलेक्जेंडर, जेम्स अलेक्जेंडर अध्यक्ष हो जाएंगे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का। रॉबर्ट पार्क वेंसिटाट जो बाद में जो गवर्नर भी बनेगा, और सिताब राय, ये इसके सदस्य हो जाएंगे। अब 7 साल बाद 1777 में काउंसिल ऑफ 3 बनेगा। अब कितने, 4 से हो गए हैं 3, जिसमें धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडिल्टन, ये 3 आदमी होंगे काउंसिल ऑफ 3 में। और उसके जस्ट 4 साल बाद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का नाम बदल करके, जो काउंसिल ऑफ 3 था, या रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का नाम बदल करके रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार कर दिया गया, और इसके प्रथम चीफ बन गए विलियम मैक्सवेल। अब देखिए धीरे धीरे वित्तीय जो शक्ति था, जो फाइनेंशियल पावर था, वो सेंट्रलाइज कर लिया और अपने पास कर लिए धीरे धीरे। 1783 में अकाल पड़ता है, और ध्यान रखेंगे कि अकाल पड़ने के बाद ही जो अनाज था उसको स्टोरेज के लिए एक गोल घर बनाने का, कौन सा, गोल घर बनाने का जो सुझाव था वो किसने दिया था, जॉन शोर ने दिया था। किसने, जॉन शोर ने वारेन हेस्टिंग्स को दिया था। उस समय हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, और जॉन शोर जो थे उन्होंने एक सलाह दिया था हेस्टिंग्स को कि गोल घर बनवाइए पटना में। तो उन्हीं के सलाह पर गोल घर निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो 1784 में कार्नवालिस के समय में पूरा हुआ। इसके मुख्य वास्तुकार जो थे वो जॉन गास्टिन थे। कौन थे, जॉन गास्टिन। तो अब हम देखेंगे बिहार के प्रमुख विद्रोह, जो छोटे बड़े विद्रोह जो बिहार में हुए, तो इन विद्रोहों को हम देखेंगे। ये विद्रोह में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विद्रोह में विद्रोह का नाम, विद्रोह का स्थान और इसके नेता और इसके समय, ये 3-4 चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे। तो सबसे पहला विद्रोह है नोनिया विद्रोह। नमक तथा सोरा का कार्य करने वाले नोनिया लोग थे, लोगों ने, इनका था हाजीपुर, सारण, तिरहुत और पूर्णिया में ये रहते थे। इन्होंने 1770-80 के दशक में विद्रोह कर दिया। ठीक है, हालांकि विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। नेक्स्ट है तमर विद्रोह, 1789 से 1832 ईस्वी तक। ये कौन थे, उरांग, मुंडा, हो तथा कोल जनजाति ट्राइब्स लोग थे द्वारा शुरू हुआ। इसका मुख्य कारण था नया कृषि नीति तथा जिसमें झूम कृषि तथा वनों की कटाई पर रोक लगी। झूम कृषि आप जानते होंगे, वनों की कटाई करना, खरपतवारों को जलाना और वहाँ खेती करना। तो इन नीतियों पर अंग्रेजों ने क्या किया, रोक लगा दिया। इसी के परिणाम स्वरूप
कौन तमर लोगों का विद्रोह हो गया जिसमें मुंडा, हो, कोल जनजातियों ने भाग लिया। इसके प्रमुख नेता की बात करें तो इसके प्रमुख नेता थे भोलानाथ सहाय, जो ब्रिटिशों द्वारा 1832 ईस्वी में इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1832 ईस्वी में। इस डेट को ध्यान रखेंगे, भोलानाथ सहाय का नाम रखेंगे, या तमर विद्रोह और इसका क्षेत्र याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह 1800 से 1802। चेरो विद्रोह जो है 1800 से 1802, क्षेत्र पलामू। इसके राजा छत्रपति राय थे तथा उनके मृत्यु के बाद उनका पुत्र चुरामन बना शासक बना था। उसने भूमि कर में वृद्धि कर दिया। इसने क्या किया कि भूमि कर बढ़ा दिया। भूमि कर बढ़ाने से किसान परेशान हो गए और परेशान उनका शोषण दोहन होने लगा, तो परेशान हो गए। परेशान होकर के उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसके? अपने ही राजा के विरुद्ध, चुरामन के विद्रोह। किसके विरुद्ध? चुरामन के विद्रोह। तो चेरों के विद्रोह का नेतृत्व सरदार भूषण सिंह ने किया। किसने किया? सरदार भूषण सिंह ने। भूषण सिंह को गिरफ्तार व फांसी 1802 में दे दी गई और आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट आंदोलन है हो विद्रोह, जो 1820-21 से 1831 के बीच होता है। कौन सा? हो विद्रोह। पीरियड कौन सा है? 1820-21 से लेकर के 1831। क्षेत्र है सिंहभूम, जो कि झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। वो जनजातियों ने अपने ही राजा परहत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किसके विरुद्ध कर दिया? परहत के विरुद्ध। ठीक है। वही कारण क्या है? कारण वही है, कर में वृद्धि, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। कौन सा? कोल विद्रोह 1831-32। क्षेत्र कौन सा? सिंहभूम, छोटा नागपुर, रांची तथा हजारीबाग, जो सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं? झारखंड में। कोल विद्रोह के जो नेता हैं वो कौन है? बुद्धो भगत, बिंदराय, सिंह राय, सूर्य मुंडा। ये लोग विद्रोह के नेता हैं। कोलों की भूमि बाहरी दिकुओं, सिख और मुस्लिमों व किसानों को देना इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। अंग्रेज क्या करते थे? इनकी जमीनें जो बेचने का उन्होंने क्रम शुरू कर दिया बिहार में, तो इनकी जमीन लेकर के सिख, मुस्लिमों और बाहरी साहूकारों को दे देते थे, जिसे ये लोग दीकू बोलते थे। क्या बोलते थे? दीकू। तो दीकुओं को जो जमीन दिया था उसी से खिन्न होकर के इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है। ये विद्रोह 1831-32 में कर दिया, जिसे हम कोल विद्रोह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जो बहुत ही फेमस विद्रोह है संथाल विद्रोह, जिसको भागलपुर से राजमहल, वर्तमान में बर्धमान जिला जो है वो बर्धमान तक, बंगाल, वेस्ट बंगाल के बर्धमान जिला तक, इस क्षेत्र को हम संथाल परगना के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं के प्रयासों से संथाल परगना बना था। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो सिद्धू, कान्हू और सहायक थे चांद और भैरव। ये चारों भाई थे। यह विद्रोह जमींदारों, साहूकारों तथा अंग्रेजों और राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? जमींदारों, साहूकारों, अंग्रेज राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध था। यह विद्रोह 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव से प्रारंभ हुआ। किस गांव से शुरू हुआ? भगनाडीह गांव से। 1855 में सिद्धू मारा गया था। 1856 में कान्हू गिरफ्तार हुआ। कब? 1855 में सिद्धू मारा गया। ठीक है। 1856 में कान्हू गिरफ्तार हो गया। संथालों ने मेजर बैरो की हत्या की थी। मेजर बैरो को हराया था, पूरी हत्या नहीं, हराया था। इसको? मेजर बैरो को। जो संथाल थे वो अंग्रेज अधिकारी मेजर बैरो था, उसे हरा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह, तो मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। जो पीतल के लोटा की मांग कर रहे थे जेल के कैदी, अंग्रेजों ने इन्हें मिट्टी का लोटा थमा दिया था। इसी कारण ये विद्रोह हुआ था, जो 1856 में हुआ था। याद रखेंगे, इसमें इतने याद करने की चीज़ें हैं। अगला है मुंडा विद्रोह, जो 1858 से 1895। इसका पहला चरण कौन सा? पहला चरण। और सेकंड चरण जो हुआ था वो हुआ था 1895 से 1901 तक। 1858 से 1895 तक का जो था उसको सरदारी विद्रोह या मुल्की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से सरदारी विद्रोह या मुल्की लड़ाई। ईसाई जनजाति कृषकों ने इसकी शुरुआत की। यह जमींदारों व बेगारी सिस्टम के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? बेगारी मतलब बिना मजदूरी के श्रम कराना ही बेगारी सिस्टम कहलाता है। यह जमींदारों व बेगारी सिस्टम के विरुद्ध था। दूसरा 1895 से 1901 का जो विद्रोह था वो मेनली मुंडा विद्रोह के नाम से आते हैं, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उलगुलान मतलब महान होता है। क्या होता है? महान होता है। उलगुलान का अर्थ होता है महान। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा क्या बोलते हैं? भगवान बिरसा मुंडा, धरती अब्बा, विश्व पिता, नया पैगंबर आदि के नाम से जाना जाता है। उस समय कहा जाने लगा था इनको। बिरसा मुंडा का जीवन परिचय जाने तो इनका जन्म 1875 ईस्वी में चलकंद
जो थाना तमर रांची में पड़ता है, यहाँ हुआ था। देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो चाईबासा क्रिश्चियन स्कूल में हुई थी, यानी कि मिशनरी स्कूल में इनकी शिक्षा हुई थी। तो ऑब्वियसली है कि इनके क्रिश्चियन धर्म के प्रति रुझाव रहा होगा स्टार्ट में, लेकिन 1890 में एक वैष्णव संत आनंद पांडे से मिले और उनके प्रभाव में आ गई है। ठीक है, तो इनकी शिक्षाएं, अगर बिरसा की शिक्षाओं पर ध्यान दें कि इनकी क्या शिक्षा थी बिरसा की, तो धार्मिक शिक्षा को देखें तो नैतिक शुद्धता, हिंदू आदर्श, संन्यासवाद, संन्यासवाद पर विश्वास, ईश्वरवाद पर विश्वास इत्यादि इनकी धार्मिक शिक्षाएं थी। वहीं राजनीतिक शिक्षा का देखें तो सरकार का विरोध, अधिकारियों की अवहेलना आदि इनकी राजनीतिक शिक्षा थी। इनका उद्देश्य यही था कि जमींदारों, जागीरदारों, राजाओं तथा हाकिमों को मारकर मुंडा राज स्थापित करना। यानी कुल मिलाकर के ये जो क्षेत्र था, रांची वाला क्षेत्र, वहाँ पे मुंडा राज स्थापित करना, रानी का राज हटाना और मुंडा का राज स्थापित करना। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य था, मुंडा राज स्थापित करना। 24 अगस्त 1895 को बिरसा गिरफ्तार हो गए। इसके द्वारा मेयर्स ने इनको गिरफ्तार किया और 1898 में उन्हें छोड़ दिया गया है। ये हीरक जयंती पर विक्टोरिया द्वारा इन्हें 1898 में छोड़ दिया गया। 3 फरवरी 1900 को पुनः गिरफ्तार हो गए। 3 फरवरी को बिरसा मुंडा पुनः गिरफ्तार हो गए और इस बार उनको नहीं छोड़ा गया और 9 जून 1900 को बिरसा की मृत्यु हो गई, जो कलरा के कारण रांची जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है ताना भगत। ताना भगत का पीरियड जो है वो 20वीं शताब्दी 1914 में होता है ताना भगत आंदोलन, और क्षेत्र है गुमला, झारखंड। यह पहले उरांव जनजाति द्वारा प्रारंभ हुआ तथा बाद में मुंडा व संथाल भी इसमें शामिल हो गए। कौन कौन शामिल हो गए इसमें? मुंडा और संथाल भी बाद में शामिल हो गए। इसके प्रमुख नेता जो है वो जतरा भगत, बलराम भगत, भिखू भगत और शिबू भगत इसके प्रमुख नेता हैं। जमींदारों तथा कॉन्ट्रैक्टर्स के विरुद्ध इसके विरुद्ध था, जमींदारों कॉन्ट्रैक्टर्स के विरुद्ध ये विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट है खरवार या सफाहोर। खरवार को ही सफाहोर कहते हैं, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। खरवार विद्रोह ही सफाहोर विद्रोह है। इसके नेता कौन है? भगीरथ मांझी। कौन है नेता? भगीरथ मांझी। सामाजिक सुधार पर ज़्यादा जोर था। इस आंदोलन की सबसे खास बात थी कि इस आंदोलन ने सामाजिक सुधार पर ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, विशेषकर एक ईश्वरवाद, बहुत सारे देवताओं के पूजा पाठ को इन्होंने खंडन किया और एक ईश्वर की उपासना की। ठीक है, इन्होंने अलग संथाल राज्य की मांग की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन्होंने, किसने? सफाहोरों ने, खरवारों ने अलग संथाल राज्य की मांग की थी। अगला है 1857 और इसमें बिहार की दृष्टिकोण से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको 1857 के विद्रोह में देखेंगे। 1857 के जो महान विद्रोह था उसकी शुरुआत जो है वो 7 जून से 12 जून कहाँ? ग्राम रोहिणी देवघर में होता है। कहाँ? ग्राम रोहिणी देवघर में, बिहार के संदर्भ में हम देख रहे हैं। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट थी जो देवघर में थी, इसमें विद्रोह होता है और इस विद्रोह के बाद इस जो इन्फेंट्री है, आर्मी की जो इन्फेंट्री है, इसका मुख्यालय वहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ पे? भागलपुर में। अब विद्रोह में क्या हुआ कि रोहिणी में 2 अधिकारियों की हत्या होती है। विद्रोह का शुरुआत होता है और 2 अंग्रेज अधिकारी जो नॉर्मन लेस्ले हैं, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ले और डॉक्टर ग्रांट, कौन कौन? लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ले और डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी जाती है सैनिकों द्वारा। किंतु कमांडर मेजर मैकडोनाल्ड ने रोहिणी के विद्रोह को दबा दिया। किसने दबा दिया? कमांडर मेजर मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पटना में कब आता है। ये तो पटना में 3 जुलाई 1857 को ये विद्रोह होता है और इसके नेतृत्व जो करते हैं वो पीर अली करते हैं। पीर अली मेनली एक पुस्तक विक्रेता हैं और पीर अली इस नेतृत्व का, इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। पीर अली को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है और 7 जुलाई को इन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पे लटका दिया जाता है। ठीक है, इनको हैंगओवर कर दिया जाता है 7 जुलाई को। डिप्टी ओपियम एजेंट, अफीम एजेंट होता है कि उसका नाम है डॉक्टर लॉयल। क्या नाम है? डॉक्टर लॉयल। ये विद्रोहियों द्वारा मारा गया था। कब? कहाँ पे? पटना में। विद्रोह विलियम टेलर के द्वारा दबा दिया गया। विलियम टेलर का ध्यान रखेंगे, विलियम टेलर उस समय 1857 की क्रांति के समय पटना का कलेक्टर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसी का नाम आएगा, तो इसने विद्रोह को दबा दिया। कुंवर सिंह के साथ भी यही आता है, कुंवर सिंह के विद्रोह को किसने दबाया था? तो विलियम टेलर का ही नाम आता है। अन्य नेता जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, पीर अली के साथ कुछ और भी नेता थे विद्रोह के जिन्हें फांसी दे दिया गया था। तो इन नेताओं का नाम है लुफ्त अली खान, शेख घसीला, महावत अली खान और जमादार अली खान। ये वो लोग हैं जो पीर अली के बाद विद्रोह के कारण इनको भी फांसी पर अंग्रेजों द्वारा
चढ़ा दिया जाता है। इस आंदोलन जो विद्रोह है इसका विस्तार को देखें तो मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को विद्रोह होता है। असंतुष्ट सैनिक कर्मियों ने विद्रोह किया तथा अंग्रेजों की हत्या की। इसमें सैनिकों द्वारा विद्रोह किया जाता है तथा कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को यह विद्रोह होता है। नेक्स्ट देखेंगे दानापुर कैंट, जहां आर्मी की कंपनी रह रही थी, वहां पे 26 जुलाई मतलब 7 जुलाई 3 जुलाई पटना, 25 जुलाई मुजफ्फरपुर, 25 जुलाई को ही दानापुर। 26 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह पहली बार कहाँ पे दानापुर में। हालांकि बीपीएससी ने पटना में भी मान लिया है, तो बीपीएससी का तो कुछ कह नहीं सकते, हम मान के ही चलेंगे। 26 जुलाई को कुंवर सिंह पहली बार दानापुर में शामिल हुए। और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 30 जुलाई 1857 को क्या होता है कि अंग्रेज तुरंत यहाँ पे मार्शल लॉ लगा देते हैं। आरा, जगदीशपुर, शाहबाद, इन क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कुंवर सिंह के विषय में थोड़ा। कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में होता है और 1857 के टाइम में देखेंगे 1777 में इनकी होता है जन्म होता है और 1857 में इनकी आयु लगभग 80 साल होती है। 80 साल के उम्र में कुंवर सिंह विद्रोह करते हैं। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह है और पिता का नाम इनके क्या है, साहबजादा सिंह, राजा साहबजादा सिंह, और माता जी का नाम है पंचरत्नी देवी। ठीक है, तो इनकी जन्म 1777 में। मृत्यु के विषय में 2 डेट है, 2 कन्फ्यूजन है इसमें 2 डेटों के साथ। पहला है 9 मई 1858, दूसरा है 26 अप्रैल 1858। कुछ विद्वान मानते हैं कि 26 अप्रैल का डेट सही है, जबकि बीपीएससी मानता है कि 9 मई 1858 का डेट सही है। तो आप लोग अपने से डिसाइड कर लें, जो डेट दोनों में से आता है उसे मार देंगे, और दोनों डेट होता है तो 9 मई मारिए, क्योंकि बीपीएससी अपने अलावा और किसी का सुनता है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आरा में विद्रोह 27 जुलाई को शुरू होता है। कब? 25 को दानापुर, 26 को कुंवर सिंह मिलते हैं और 27 जुलाई को आरा में शुरू हो जाता है। कुंवर सिंह ने आरा को जीतकर वहाँ एक गन फैक्ट्री का स्थापना किया है। क्या करते हैं, एक गन फैक्ट्री बनाते हैं और वहाँ पे आरा को जीत लेते हैं। महत्वपूर्ण केंद्र जो जब जब कुंवर सिंह क्या करते हैं कि जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे जीत करके अपने लोगों को वहाँ बिठा करके और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी क्रम में वो कहाँ कहाँ जाते हैं, तो रीवा जाते हैं, बांदा जाते हैं, कालपी जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, कानपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, आजमगढ़ जाते हैं तथा गाजीपुर जाते हैं। ठीक है, इन जगहों पे वो जीतते हुए जाते हैं। अब यहाँ कानपुर में तात्या टोपे से मिलते हैं, लखनऊ में जाते हैं, आजमगढ़ में जाते हैं, गाजीपुर में जाते हैं और वापस फिर जगदीशपुर में आएंगे अप्रैल 1858 में। आगे हम देखेंगे इस चीज़ को। अगस्त 1757 में विंसेंट आयर ने जगदीशपुर का किला तोड़ दिया था। कब? 1857, अगस्त 1857 में विंसेंट आयर अंग्रेज अधिकारी है, इसने जगदीशपुर के किला, जो कुंवर सिंह का किला था, उसको तोड़ दिया था और इसने बोला था कि मैंने जगदीशपुर के किला को तोड़ दिया है। ठीक है, 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर आए। जब ये सब रीवा, बांदा, कालपी, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ आदि जगदीशपुर से होते हुए वापस 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह वापस जगदीशपुर में आते हैं। और जैसे ही जगदीशपुर में पहुंचते हैं 23 अप्रैल को सुबह ही कुंवर सिंह और ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना के बीच भिड़ंत होता है और इसमें ब्रिटिश सेना हार जाती है। कुंवर सिंह ब्रिटिश सेना जो ली ग्रांट के नेतृत्व में आई थी, ली ग्रांट आता है सवाल कि कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था, तो ली ग्रांट को। ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को हरा देता है, कुंवर सिंह हरा देते हैं। किंतु डगलस जो अंग्रेज अधिकारी है, डगलस, उसकी गोली कुंवर सिंह के बाएं हाथ में लग जाती है और कुंवर सिंह क्या करते हैं, उस हाथ को काट करके गंगा में बहा देते हैं। ठीक है, कुंवर सिंह के भाई रहते हैं अमर सिंह, जो कुंवर सिंह के बाद विद्रोह के नेतृत्व करते हैं। अमर सिंह और हरकिशन सिंह तथा रतभंजन सिंह भी साथ में होते हैं। ठीक है, जब कुंवर सिंह ने सरकार बनाया था तब हरकिशन सिंह को इसका प्रमुख बनाया था। ठीक है, जगदीशपुर में जो समांतर सरकार का गठन हुआ था, यहाँ देखिए जगदीशपुर में जब समांतर सरकार का गठन हुआ तब अमर सिंह ने इसका प्रमुख किसे बनाया था, हरकिशन सिंह को बनाया था। अमर सिंह ने गया सासाराम में संचार को ठप कर देते थे, छापामार युद्ध करते थे तैमूर की पहाड़ियों में छिप करके। तो इन्होंने गया सासाराम में संचार व्यवस्था को ठप कर दिया था। दिसंबर 1858 को जंग बहादुर ने अमर सिंह को नेपाल की तराइयों से पकड़ लिया था। 5 मार्च 1860 को गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से 1857 विद्रोह बिहार में रहा।
कुछ और भी इम्पोर्टेंट नेता हैं जो कुछ जगहों से 1857 के क्रांति का नेतृत्व करते हैं। जैसे हजारीबाग में देखें तो इसके नेता हैं माधव सिंह, जयमंगल सिंह, विश्वनाथ सहाय, पांडे गणपतराव, ये लोग हैं हजारीबाग से। सिंहभूम से हैं राजा अर्जुन सिंह, रोहतास से अमर सिंह, वही कुंवर सिंह के भाई, नवादा से नाना सिंह। हैदर अली खान का नाम याद रखेंगे, कई बार पूछा है नवादा से हैदर अली खान। हैदर अली खान कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो नया नवादा से। और नवादा से कुशल सिंह है, फिर राजगीर से हैदर अली खान है, मेहदी अली खान है, हुकुम सिंह है और मुनकू सिंह है। छपरा से मोहम्मद हुसैन खान है, अरवल से हेतन सिंह और भागलपुर से गुनी झा है। ये लोग क्या हैं, तो इनका नाम और प्लेस याद रखेंगे ये ज़्यादा। अब बिहार में देखेंगे राष्ट्रवाद। 1857 की क्रांति के बाद कुछ जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इन्होंने बिहार में राष्ट्रवाद का उदय करा। तो राष्ट्रवाद का उदय बिहार में किस तरह से होता है, इनको हम देखेंगे। तो 3 अक्टूबर, इसी क्रम में 3 अक्टूबर 1899 को दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना सूर्यदेव नारायण शर्मा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सूर्यदेव नारायण शर्मा के द्वारा। इसके सचिव होते हैं कमलेश्वरी चरण सिन्हा और चेयरमैन होते हैं अशफाक खान। तो बॉयज एसोसिएशन 3 अक्टूबर 1898, प्लेस है दरभंगा। स्थापना सूर्यदेव नारायण शर्मा, सचिव कमलेश्वरी चरण सिन्हा और चेयरमैन अशफाक खान हैं। इस एसोसिएशन का लक्ष्य है युवाओं में राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाना। इसका लक्ष्य क्या होता है, राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाना, उनको जागरूक करना, राजनीतिक के मामले में जागरूक करना, प्रेरित करना तथा राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेना। 1901 ईस्वी में दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी। इसकी सरस्वती अकादमी की, ठीक है। अगला आगे देखेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में बंगाल में शुरू हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 को जैसे बंगाल विभाजन लागू हुआ, तो बंगाल विभाजन के दिन ही इस दिन दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, राखी दिवस, जैसे बंगाल में मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के सलाह पे, तो इस तरह से दरभंगा में भी राखी दिवस मनाया गया। 1906 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो उस समय बहुत बड़े नेता थे, वो मुंगेर आए तथा एक ऐतिहासिक भाषण दिया। और इस भाषण में जो राजेंद्र प्रसाद भी इस भाषण को सुनने गए थे, उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी से बहुत प्रभावित हुए। और इसी कारण से प्रभावित होकर के, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से प्रभावित होकर के राजेंद्र प्रसाद 1906 में राजेंद्र प्रसाद ने पटना में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस बुलाया। क्या बुलाया, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। कब बुलाया, 1906 ईस्वी में पटना में। इसके बाद क्या होता है कि 1908 ईस्वी में सोनपुर मेला, कहाँ पे, सोनपुर मेला, जानते होंगे आप लोग ना। इसमें नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई। क्या हुई, एक सभा हुई तथा इसी सभा में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया, बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। और इसका पहला अधिवेशन, इस कमेटी का पहला अधिवेशन हसन इमाम की अध्यक्षता में 6 हुई। कहाँ पे हुई, पटना में। इसका पहला अधिवेशन पटना में 1908 में हुई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया। और इस अधिवेशन में ही 6 डेलीगेट्स, कौन, बिहार के 6 डेलीगेट्स का चुनाव किया गया, जो मद्रास के INC अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे, मद्रास के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन जो मद्रास में होना था, उसमें भाग लेने के लिए बिहार से 6 नेता जाएंगे। तो 1908 में जो पटना में अधिवेशन में पास किया गया कि कौन कौन जाएंगे बिहार से, तो इनमें नाम था हसन इमाम, जो उस समय बहुत बड़े नेता थे, बसंती चंद्रा थे, दीप नारायण सिंह थे, सैयद नजमुल हुदा थे, परमेश्वर लाल थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये 6 लोग थे जो चुना गया बिहार से कि ये लोग जाएंगे मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन होना है उसमें भाग लेंगे। तो नाम एक बार फिर से सुन लें, जो याद रखेंगे, हो सकता है आ जाए सवाल में। हसन इमाम, बसंती चंद्रा, दीप नारायण सिंह, नजमुल हुदा, परमेश्वर लाल, सच्चिदानंद सिन्हा। 27वां अधिवेशन 1912 जो बांकीपुर में पटना में हुआ, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, सब आप लोग जानते होंगे, RN मुधोलकर थे। RN मुधोलकर। सचिव सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा तथा परमेश्वर लाल। स्वागत समिति कौन देख रहा था, तो मजहरुल हक देख रहे थे। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम, जिसे कांग्रेस का संस्थापक भी माना जाता है, वो कांग्रेस का पिता कहा गया, तथा जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। किसने, तो बिहार में जो 1912 में प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन है बिहार में, जो बांकीपुर पटना में हुआ है, अध्यक्षता
आर्यन मुधोलकर ने किया, सचिव सच्चिदानंद सिन्हा तथा परमेश्वर लाल, और स्वागत समिति मजहरुल हक थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले हम देखेंगे होम रूल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट, होम रूल मेनली दो स्ट्रीम था होम रूल का। पहला एक था एनी बेसेंट जो, और दूसरा था बीजी तिलक। बीजी तिलक का शुरू में हुआ था अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट का 1917 सॉरी सितंबर 1916 में। अप्रैल 1916 में तिलक और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। तिलक का जो संगठन था ये काफ़ी सशक्त संगठन था, लेकिन इसका विस्तार बहुत जगह नहीं था। ये विदर्भ के क्षेत्र जो आपके विदर्भ, कर्नाटक, इन क्षेत्रों तक फैला हुआ था। लेकिन एनी बेसेंट का जो था वो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार था। और इसी क्रम में बिहार में जो होम रूल का स्थापना होता है वो एनी बेसेंट वाली शाखा का होता है। तो बिहार में देखेंगे कि एनी जो होम रूल मूवमेंट है उसका क्या प्रभाव है। तो 16 दिसंबर 1916 डेट याद रखेंगे, 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग का बांकीपुर में गठन होता है, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं मजहरुल हक। तो मजहरुल हक के द्वारा हम बोल सकते हैं कि मजहरुल हक के द्वारा 16 दिसंबर 1916 को पटना में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, जिसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं सरफराज हुसैन खान और परमेंदु नारायण सिन्हा, और सचिव होते हैं चंद्रवंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह। वर्ष 1918 में एनी बेसेंट 2 बार पटना का दौरा किया। 1918 में, तब 16 में होम रूल लीग की स्थापना होता है, और 1918 में एनी बेसेंट 2 बार पटना आती हैं, 18 अप्रैल 1918 को और 25 जुलाई 1918 को। इसके अलावा बिहार के कुछ अन्य शहरों में भी होम रूल लीग की स्थापना हुई। किसकी हुई? होम रूल लीग की स्थापना हुई बिहार के अन्य शहरों में भी, जैसे मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया, तथा सारण में बजरंग सहाय तथा तारणी प्रसाद के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह जो सीडीएम है, तो चंपारण सत्याग्रह क्या? प्रथम सत्याग्रह है, सीडीएम तथा किसान आंदोलन था। इससे पहले इस तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ था भारत में। सूत्रधार कौन? तो राजकुमार शुक्ल, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1875 को हुआ था। ग्राम मुरली भरावा सारण, देहांत 20 मई 1929 मोतिहारी। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो इसका डेट ईयर याद रखेंगे, ईयर पूछता है, बहुत बार पूछता है। 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब चूंकि सवाल इस समय बीपीएससी ने बोला है कि सवाल का पैटर्न काफ़ी अच्छा रहेगा, तो हम सभी एंगल को देखते हुए चलेंगे। इसी क्रम में हम ये भी देख लेंगे कि चंपारण का जो सत्याग्रह रहा, इस पे कुछ बुक्स लिखे गए हैं जो फेमस बुक्स हैं, और हो सकता है बीपीएससी इनसे सवाल उठा ले, तो इनको देखेंगे हम। एक बुक का नाम है चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी, इसके लेखक हैं अरविंद मोहन, और दूसरा बुक है एम.के. गांधी की चंपारण डायरी, और इसके भी लेखक हैं अरविंद मोहन। तो ये दो बुक का नाम और इसके लेखक का नाम भी याद रखेंगे, क्या पता सवाल यहाँ से भी आ जाए। नेक्स्ट है 31वां हुआ कैसे 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 गांधी जी आए, तो इनको देखेंगे कि 31वां अधिवेशन होता है लखनऊ में, कब? 1916 में। कब होता है? 1916 में। सॉरी बॉस, हमने डेट यहाँ पर शायद गलत लिख दिया है। चंपारण सत्याग्रह का 1916 का डेट नहीं है, हम माफ़ी चाहेंगे, 1917 है। रात के 12 बज रहे हैं ना, बुद्धि थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, और यहीं पे आपको पता होगा कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का मिला हुआ था, साथ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी गठबंधन हुआ था। अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में चंपारण समस्या पर पहली बार बात होती है। नील किसानों पर एक प्रस्ताव इस अधिवेशन में ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रज किशोर प्रसाद, जो बिहार से संबंधित थे, इनके द्वारा लाया गया, जो पास हो गया इस अधिवेशन में। इस अधिवेशन के उपरांत राजकुमार शुक्ल, वसंत राउत, ज्यादातर नाम शुक्ल जी का ही है, शुक्ला जी का ही आता है, पर याद रखेंगे संत राउत भी साथ में थे। अगर ऑप्शन में इनका नाम नहीं रहता और संत राउत का रहता है तो हमें कंसिडर इनको करना पड़ेगा। ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। कहाँ आने का न्योता दिया? चंपारण आने का न्योता देते हैं। कौन कौन? राजकुमार शुक्ल और संत राउत।
इनकी न्योता को स्वीकार करते हुए गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा आचार्य कृपलानी व राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी का स्वागत किया। इसके बाद चंपारण के लिए ये लोग रवाना होते हैं। तो 10 अप्रैल को गांधी जी क्या होते हैं, 10 अप्रैल 1917 को पटना आते हैं। ठीक है, कहाँ आते हैं, पटना। और पटना में आकर के गांधी जी JB कृपलानी के घर रुकते हैं और अगले दिन नेक्स्ट वो चंपारण के लिए वो लोग रवाना होते हैं। 11 अप्रैल को गांधी जी चंपारण में पहुंचते हैं और प्लांटर्स एसोसिएशन के सदस्यों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, प्लांटर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं। गांधी जी का यही खूबी है कि पहले चीज़ों को समझते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ, तो पहले आते हैं और प्लांटर्स एसोसिएशन के जो सदस्य हैं इनसे मिलते हैं और उनकी समस्या को जानते हैं। नेक्स्ट 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी के कमिश्नर मार्क्स हेड ने गांधी को तत्काल मोतिहारी छोड़ने का आदेश दे दिया। जैसे ही देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, गांधी हीरो बन रहे हैं मार्क्स हेड के अनुसार, तो उसने मार्क्स हेड जो कमिश्नर था उसने गांधी को क्या किया, मोतिहारी छोड़ने का आदेश दे दिया कि आप जल्दी से जल्दी मोतिहारी छोड़ दो। अब देखिए गांधी जी क्या प्रतिक्रिया करते हैं। गांधी ने मानने से इनकार कर दिया, बोला हम नहीं जाते छोड़ करके चंपारण को, हम सुनेंगे। ठीक है, स्थिति को संभालते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था एडवर्ड गेट, क्या नाम था, नाम याद रखेंगे, एडवर्ड गेट ने गांधी को वार्ता के लिए आमंत्रित करता है। बुलाता है गांधी को, देखता है कि गांधी की पॉपुलरिटी को देखते हुए बोलता है कि अगर कोई सख्त कदम सोचता है, कोई सख्त कदम लेते हैं तो हो सकता है बात बिगड़ जाए। तो कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में समस्या खड़ी हो, तो सोचता है इस चीज़ को शांति से निपटान करते हैं और गांधी जी को वार्ता के लिए आमंत्रित करता है। गांधी जी एडवर्ड गेट से मिलते हैं और एडवर्ड गेट जो है गांधी से मिलने के बाद ये घोषणा करता है कि हम ठीक है कमेटी बनाते हैं जो इस चीज़ को देखेगी, और उस कमेटी का नाम होता है चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। ठीक है, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। इस कमेटी के अध्यक्ष जो होते हैं FG सलाई। कौन होते हैं, कमेटी के अध्यक्ष जो होते हैं वो FG सलाई होते हैं, और FG सलाई जिसके सदस्य गांधी जी भी होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सदस्य इसके हैं जिनका हम नाम आपको बताते हैं। गांधी जी इसके सदस्य हैं, FG सलाई इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जी रैनी हैं जो इसके सदस्य और सचिव भी हैं। ठीक है, FG सलाई जो है वो सेंट्रल प्रोविडेंस के कमिश्नर हैं। FG सलाई कौन है कि FG सलाई जो हैं, FG सलाई जो हैं वो सेंट्रल प्रोविडेंस के गवर्नर हैं, सेंट्रल प्रोविडेंस के गवर्नर हैं। गांधी जी किसानों के प्रतिनिधि हैं, गांधी जी क्या हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं। और इसके अलावा राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, कौन से हैं, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, ये किसके प्रतिनिधि हैं, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, ये जमींदारों के प्रतिनिधि हैं। कौन है, जमींदारों के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा सहायक में कुछ गांधी जी के सहायक भी थे जिनमें राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, ब्रज किशोर, शंभू शरण शर्मा और कस्तूरबा गांधी, ये लोग क्या थे, सहायक में भी थे, तो इनका भी नाम याद रखेंगे। ब्रज किशोर ये सब लोग सहायक थे, तो इनका भी नाम याद रखेंगे। 20 नवंबर 1917 को, अब देखिए गांधी जी जहाँ जाते हैं सिर्फ, और फिर प्लांटर्स एसोसिएशन में क्या होता है कि 1918 में एक एक्ट आता है, कब 1918 में एक एक्ट आता है और 25% लौटा दिया जाता है और कमी कर दी जाती है, तिनकटिया प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है, तो कुल मिलाकर के मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। अब गांधी जी जो गए हैं वो सिर्फ आंदोलन करके वापस नहीं आ जाते, कुछ और भी काम करते हैं। जैसे 20 नवंबर 1917 को एक बुनियादी स्कूल की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं, भिठारवा मोतिहारी जो नेपाल की तराई में है, वहाँ पे एक बुनियादी स्कूल की, बेसिक स्कूल की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसके बाद बिहार में किसान आंदोलन अगर देखें तो जुलाई 1919 को मोतिहारी में किसान सभा, संस्थापक कौन है, स्वामी विद्यानंद। जुलाई 1919 में मोतिहारी में किसान सभा का स्थापना होता है जिसके संस्थापक हैं स्वामी विद्यानंद। 1920 में किसान सभा हिलसा में स्थापना होता है। कहाँ पे होता है, 1920 में किसान सभा का स्थापना हिलसा में होता है। संस्थापक जयनाथ पाठक, अध्यक्ष शाह गफूर रहते हैं। नेक्स्ट है 1922 में मुंगेर में किसान सभा, ये इंपॉर्टेंट है। 1922 में मुंगेर किसान सभा, संस्थापक होते हैं मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, और 1929 में पटेल बिहार की यात्रा करते हैं। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है और इसी साल पटेल जो हैं वो बिहार की यात्रा करते हैं। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक जो होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती होते हैं।
कृषकों को दबाने हेतु जमींदारों ने 1932 ईस्वी में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया था। किसको दबाने के लिए? कृषकों को, जो किसान थे उनको दबाने के लिए जमींदारों द्वारा यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई थी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अध्यक्ष जो थे वो सहजानंद सरस्वती और सचिव एनजी रंगा को बनाया गया था। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। क्या होता है? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है। इसके अध्यक्ष बनते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। सचिव बनते हैं एनजी रंगा, जो आंध्र प्रदेश के समय के तो मद्रास था वहाँ के अच्छे नेता थे, विद्वान थे, जानकार थे। तो एनजी रंगा इसके सचिव होते हैं। 1940 ईस्वी में पंडित यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन, ये भी बहुत बड़े नेता किसानों के होते हैं, तथा अन्यों ने मिलकर के हुंकार नामक हिंदी वीकली का संपादन किया। किसका? हुंकार। याद रखेंगे, पूछ देता है सवाल में, हुंकार का संपादन किसने किया था? तो पंडित यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन और तो कुछ अन्य लोगों ने मिलकर के। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 16 फरवरी 1919 को हसन इमाम की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन पटना में हुआ। क्या हुआ? 16 फरवरी 1919 को हसन इमाम की अध्यक्षता में। हसन इमाम का नाम सुने ही होंगे, जो पहला 1908 में अधिवेशन हुआ था बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का, तो इन्होंने अध्यक्षता की, तो वही हसन इमाम है। इस मीटिंग में खलीफा के प्रति आम राय लिया गया कि क्या किया जाए खलीफा के प्रति। बिहार में 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? खिलाफत दिवस। याद रखेंगे, 16 फरवरी को पहला मीटिंग होता है और 19 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 30 नवंबर 1919 को अंजुमन इस्लामिया हाल जो है उसमें 30 नवंबर 1919 को, कितने को? 30 नवंबर 1919 को अंजुमन इस्लामिया हाल में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन मौलाना शाह रशीद हक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मौलाना शाह रशीद हक के नेतृत्व में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ। बिहार में खिलाफत के प्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, नरुल हसन व मजहरुल हक थे। तो ये तीन आदमी तो पता चल जाएगा मुस्लिम हैं ऑब्वियसली, तो खिलाफत से जुड़े हैं, तो इनको तो लेकिन हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बहुत बढ़ चढ़ करके खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। 19 मार्च 1920 को बिहार में सेकंड खिलाफत दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय शोक दिवस। पूरे बिहार में हड़ताल किया गया। अप्रैल 1920 में मौलाना शौकत अली बिहार पटना आए। कौन है ये? बहुत बड़े नेता हैं खिलाफत के, मौलाना शौकत अली बिहार आए तथा पूरे बिहार का भ्रमण किया। क्या किया? भ्रमण किया। खिलाफत का महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो पटना था, दरभंगा था, गया था, बिहार शरीफ, नवादा, छपरा, मुंगेर, भागलपुर आदि ये क्षेत्र खिलाफत के महत्वपूर्ण केंद्र थे। खिलाफत के विषय में कुछ और जानकारी अगर आप लोग देना चाहें, हम मेंशन तो नहीं किया है हमने, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। खिलाफत के विषय में थोड़ा सा और जानकारी मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो खिलाफत जो है, खिलाफत के साथ साथ एक बहावी आंदोलन हुआ था। तो मैं विशेषकर बहावी के विषय में बात करता, एक बहावी आंदोलन था। उसको मैं चाह रहा था उसी समय पढ़ा देने के लिए, जो कृषक आंदोलन था या जनजातीय आंदोलन था, उसी में बहावी आंदोलन। लेकिन बहावी आंदोलन आपको अभी में मुझे याद आया तो मैं बता देता हूँ। 1822 से 1868 तक, कब तक? 1822 से 1868 तक बहावी आंदोलन पटना में हुआ। इसका पटना प्रमुख केंद्र था। इसे प्रारंभ किया सैयद अहमद शहीदी ने। किसने प्रारंभ किया था? सैयद अहमद शहीदी ने। ठीक है। उद्देश्य था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार करना, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध करना, और तीसरा भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति करना। पटना में इसके प्रमुख नेता थे इनायत अली और विलायत अली। याद रखेंगे, पटना में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता में इनायत अली और विलायत अली थे। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खान 1821 ईस्वी में, ये कब पटना आए थे?
तो ये पटना आए थे 1821 ईस्वी में पटना आए थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। उस समय मैं मेरे ध्यान में नहीं आया, मैंने नोट्स में भी शायद मेंशन नहीं किया हूँ, तो अभी आपको ये चीज़ बता दिया। इसमें 3-4 चीज़ें हैं कि पटना भावी आंदोलन का कब केंद्र था, तो 1822 से 1868 तक पटना केंद्र था। इसके प्रमुख इनके जो शुरुआत करने वाले थे वो सैयद अहमद शहीदी थे। इसका उद्देश्य था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाली पाश्चात्य प्रभावों का विरोध करना, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति करना। पटना में इसके प्रमुख नेता थे इनायत अली और विलायत अली। ठीक है, हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आएंगे, रोलेक्ट एक्ट तथा असहयोग आंदोलन। रोलेक्ट एक्ट गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह शुरू हुआ। क्या हुआ? रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल को। इसी क्रम में 11 अप्रैल 1919 को, कब? 11 अप्रैल 1919 को पटना में विशाल सभा का आयोजन, जो गिरफ्तारी के विरुद्ध आंदोलन व हड़ताल चलाया गया। 28 अगस्त 1920 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। इसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव पास किया गया। क्या किया गया? गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया गया 28 अगस्त के इस बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। यह प्रस्ताव धरणीधर प्रसाद के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? यह प्रसाद जो है वो धरणीधर प्रसाद व मोहम्मद जुबैर द्वारा लाया गया तथा इस गोरख प्रसाद व गुलाम इमाम इसके समर्थक किया। क्या किया? इसके समर्थक थे, यानी कि गोरख प्रसाद और गुलाम इमाम ने इसका समर्थन किया। तो ध्यान देंगे कि बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस 28 अगस्त 1920 को लाया गया, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। यह प्रस्ताव धरणीधर प्रसाद और मोहम्मद जुबैर के द्वारा लाया गया तथा इसकी समर्थन गोरख प्रसाद व गुलाम इमाम ने किया। ब्रज किशोर के सलाह पर, किसके सलाह पर? ब्रज किशोर। ये देखिए, यही वहाँ भी प्रस्ताव लाए थे चंपारण किसान आंदोलन, किसान के लिए भी प्रस्ताव यही लाए थे, जो लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में पास हो गया था। और इन्हीं के प्रस्ताव पर स्वराज का मुद्दा भी असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया। किसके सुझाव पर? तो ब्रज किशोर के सलाह पे। इसमें ठेका प्रथा का विरोध किया गया। ठेका प्रथा का विरोध किया गया। घाट व तालाब के लिए जो कर लगता था उसका विरोध किया गया। 5 जनवरी 1920 को पटना गया रोड पर राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई और इसका प्रचार्य किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए, 5 जनवरी 1920 को पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय कॉलेज, नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। दिसंबर 1920 में गांधी जी बिहार आए तथा इसका उद्घाटन भी किया। इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? गांधी जी कर रहे हैं। ठीक है। 6 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय कॉलेज के परिसर में ही बिहार विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। जो नेशनल कॉलेज बनाया गया था उसी के परिसर में 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की जाती है, जिसके कुलाधिपति बनते हैं मजहरूल हक और कुलपति बनते हैं ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, तो राष्ट्रीय कॉलेज का स्थापना कब होता है? दिसंबर 5 जनवरी 1920 को, और 6 फरवरी 5 जनवरी 6 फरवरी 1921, 1 साल 1 दिन, 1 साल 1 महीना 1 दिन। ठीक है, बाद उसी के कैंपस में राष्ट्रीय कॉलेज परिसर में ही बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है, जिसका कुलाधिपति मजहरूल हक और कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया जाता है। 30 सितंबर 1931 को सदाकत आश्रम से ही मजहरूल हक ने दी मदरलैंड प्रकाशित किया। सदाकत आश्रम कालांतर में कांग्रेस का क्या बना? कार्यालय बना। किसका? आईएनसी का। और आज भी आईएनसी का जो कार्यालय है वो सदाकत आश्रम में ही है, खैरुल मियाँ की जमीन पर। किसके जमीन पर? खैरुल मियाँ की जमीन पे, खैरुल मियाँ की जमीन पे। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए। असहयोग के नेताओं ने विरोध किया। किसने विरोध किया? असहयोग के नेताओं ने प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया। इसका निर्णय जो है वो 1921 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन में लिया गया था। ठीक है, कि हम जो प्रिंस ऑफ वेल्स आएंगे उनका विरोध किया जाएगा। नेक्स्ट है राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब देखिए, एक्चुअली राय साहब एक उपाधि है जो अंग्रेज देते थे भारतीयों को। राय साहब महेंद्र प्रसाद, राय साहब की उपाधि तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पद वापस कर दिया था अंग्रेजों को। ये महेंद्र प्रसाद जानते हैं कौन है? ये राजेंद्र प्रसाद के भाई हैं। महेंद्र प्रसाद ये किसके भाई हैं? राजेंद्र प्रसाद के भाई हैं। इन्होंने राय साहब की उपाधि और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद को वापस कर दिया था।
5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड होता है, चोरी चौरा। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड होता है और गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं 10 मार्च को। सॉरी 10 मार्च को गांधी जी गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद क्या होता है, आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता है। इसी क्रम में 26 जुलाई 1922 को मजहरुल हक गिरफ्तार होते हैं। ठीक है, 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है, 10 मार्च को गांधी जी आंदोलन को वापस लेते हैं, सॉरी 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार होते हैं और 12 फरवरी को आंदोलन को वापस लिए थे। ठीक है, 12 फरवरी को आंदोलन को वापस ले लिए थे, 10 मार्च को गांधी जी गिरफ्तार होते हैं, 26 जुलाई 1922 को मजहरुल हक गिरफ्तार किए जाते हैं। अब देखेंगे कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल। जो स्वराज दल था उसका एक्चुअली शुरू में नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल। ये इसका क्या काम था, 1922 में सी आर दास जेल से निकल के आते हैं और 38वें सेशन गया में जो होता है उसका अध्यक्षता करते हैं। कौन? सी आर दास, पूरा नाम चित्तरंजन दास। इसमें जो होता है वो विधान सभा में भाग लेने के लिए, मतलब सरकार में भाग लेने के लिए सी आर दास, जो कुछ परिवर्तनवादी नेता जो होते हैं जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आजमल खान, ये लोग क्या चाहते हैं कि सरकार में सरकार के अंदर जाया जाए और अंदर होकर के कुछ बेहतर कार्य किया जाए, जो भारतीयों के लिए बेहतर कार्य किया जाए। ठीक है, तो इसी क्रम में सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एस सी बोस, अजमल खान, ये लोग मिलकर के चाहते हैं कि सरकार में भाग लिया जाए। लेकिन कुछ परिवर्तन विरोधी लोग भी होते हैं जैसे राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, एम ए अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग चाहते हैं कि नहीं, हम जो है वो सरकार से बाहर रहेंगे और बाहर रह करके ही कार्य करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। सरकार में जाने से आदमी सुविधा भोगी हो जाएगा, सरकार का समर्थक हो सकता है। तो इस चीज़ में डिस्प्यूट हो जाता है और इस डिस्प्यूट से ये लोग क्या करते हैं कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद एक दल बनाते हैं। एक्चुअली चुनाव होता है और चुनाव में जो होता है वो कुल इनको 890 वोट पड़ता है और इनको 1748 वोट पड़ता है। इस तरह से परिवर्तन विरोधी जो होते हैं जीत जाते हैं। इस जीत के उपरांत सी आर दास, मोतीलाल नेहरू लोग कांग्रेस से इस्तीफा दे करके और 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल का गठन करते हैं। 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना करते हैं, जिसके प्रेसिडेंट सी आर दास, चित्तरंजन दास होते हैं और इसके सेक्रेटरी होते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब आगे फरवरी 1930 में बिहार में भी स्वराज दल का गठन हुआ। जब सेंट्रल लेवल पर होगा तो बिहार में भी होना है। तो 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन होता है, जिसका अध्यक्ष होते हैं नारायण प्रसाद। कौन होते हैं? नारायण प्रसाद। और सचिव होते हैं अब्दुल बारी। तो सचिव से ज़्यादा सवाल आया है, अब्दुल बारी से कई बार सवाल एग्जाम में आया है कि बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था, जिसके सचिव कौन थे? तो सचिव थे अब्दुल बारी और अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। ध्यान रखेंगे। अब आगे देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में नुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन पटना में बुलाया गया। ठीक है, इसी सम्मेलन में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। साइमन आयोग जो है वो 12 दिसंबर 1918 को पटना तथा 24 दिसंबर 1928 को रांची पहुंचा। आयोग कब आता है? 12 दिसंबर 1928 को पटना आता है और 24 दिसंबर 1928 को रांची पहुंचता है। इसका बिहार के नेताओं द्वारा विरोध किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 मार्च से 3 अप्रैल के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने पूरे बिहार का भ्रमण किया था। कब? 31 मार्च से 3 अप्रैल। ठीक है, 4 दिन रहे थे बिहार में और पूरे बिहार का भ्रमण किए थे। 15 अप्रैल 1930 को चंपारण तथा सारण, 16 अप्रैल 1930 को पटना सत्याग्रह प्रारंभ होता है। सत्याग्रह प्रारंभ होने का डेट है। ठीक है, 15 अप्रैल को चंपारण, सारण और 16 अप्रैल को पटना। 1930 में ही अली इमाम द्वारा स्वदेशी कमेटी का गठन किया जाता है। कब? 1930 में ही अली इमाम के द्वारा स्वदेशी कमेटी का गठन किया जाता है। एक होता है बिहपुर सत्याग्रह। सत्याग्रह के दौरान राय बहादुर द्वारकानंद द्वारा बिहपुर सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इस दौरान बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, राय बहादुर द्वारकानंद ने। किसानों का देखेंगे तो सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर तथा पटना के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। तो ये सवाल आता है कि बिहार में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में किस कर को न देने का विरोध किया गया था, अर्थात किस कर का विरोध किया गया था? तो चौकीदारी कर। चौकीदारी जो कर था
इसका विरोध किया गया था। ठीक है, छपरा जेल के कैदियों ने सूती वस्त्र की मांग हेतु नंगा होकर हड़ताल किया था। छपरा में जेल के कैदी नंगा हो गए थे कि नहीं, हमें अंग्रेजी वस्त्र नहीं, सूती वस्त्र चाहिए। तो एक ये भी था, इसको भी ध्यान रखेंगे। 5 जुलाई 1930 को 5 जुलाई 1930 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 6 माह के लिए गिरफ्तार हो गए। 4 जनवरी 1932 को राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, कृष्ण वल्लभ सहाय गिरफ्तार हुए। कितना, 1930 को 6 माह के लिए। फिर 4 जनवरी 1932 को दोबारा ये लोग गिरफ्तार हुए। 12 जुलाई 1933 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का समर्थन किया। जब 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वहाँ से वापस आए, फिर उन्होंने दोबारा सत्याग्रह शुरू किया। इसी क्रम 1933 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किया था गांधी जी ने। हम मेन स्ट्रीम में नहीं जाएंगे, हम बिहार स्पेसिफिक होकर चलेंगे। 53rd अधिवेशन 1940 रामगढ़। 53वां अधिवेशन है, 53वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़, जिसका अध्यक्ष होते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस का। ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस का। व्यक्तिगत सत्याग्रह पारित हुआ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाएगा। प्रथम बिहारी सत्याग्रही जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। याद रखेंगे, जो प्रथम बिहारी सत्याग्रही थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरा कौन थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। और गया से गौरीशंकर थे। इनको याद रखेंगे, स्पेशल मेंशन करेंगे गया से गौरीशंकर को। ठीक है, एक बार हम जो सोशलिस्ट पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, उसका देखेंगे तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। संस्थापक होते हैं गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी जो एक लेखक भी थे, रामानंद मिश्रा और अन्य लोगों ने मिलकर के बिहार सोशलिस्ट पार्टी का 1931 में गठन किया। 1934 में इसका विधिवत गठन होता है। 1934 में अंजुमन इस्लामिया हाल पटना में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। ठीक है, इसका बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव और सचिव बनाए जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी को। अन्य सदस्यों में देखें तो राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, इनका नाम याद रखेंगे अब्दुल बारी का, तथा बसावन सिंह यादव इसके अन्य मेंबर थे। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम के तहत 11 राज्यों में चुनाव हुआ। कहाँ कहाँ चुनाव हुआ, 11 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस 8 राज्यों में पूर्ण बहुमत तथा 3 राज्यों में अन्यों की सरकार हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, 3 राज्यों में अन्य पार्टियों की सरकार बनी थी। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। कब, 20 जुलाई 1937 को। प्रधानमंत्री उस समय चूंकि चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तो उस समय राज्यों के प्रमुख को भी प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। स्पीकर थे रामदयालु सिंह, उप स्पीकर थे अब्दुल बारी, अन्य मंत्री में अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद महमूद, जगलाल चौधरी, ये लोग अन्य मंत्री थे। महाधिवक्ता उस समय बलदेव सहाय थे। महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल होता है वो बलदेव सहाय थे। 31 अक्टूबर 1939 को मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। आपको पता है कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने बिना भारतीयों से सहमति लिए वर्ल्ड वार में भारत के प्रवेश की घोषणा कर दी थी। और इसी के विरोध में समूचे कांग्रेस के जो शासित 8 राज्य थे, उन 8 राज्यों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। अब नेक्स्ट हम अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक में ऐतिहासिक भाषण में गांधी जी ने करो या मरो का डू और डाई का नारा दिया। कब, 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो हम यहाँ बिहार के नेताओं को देखेंगे कि तो राजेंद्र प्रसाद को बांकी और पटना जेल में रखा गया, और उस समय कलेक्टर जो थे वो DC आर्चर थे। कलेक्टर कौन थे, DC आर्चर, इनका नाम याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, जो बाद में नेपाल भाग गए थे। कब, दीपावली के अवसर पर जेल में से छलांग लगा के लोग भाग गए थे और भाग करके नेपाल के जंगल में पहुंच गए थे। 11 अगस्त 1942 की एक प्रमुख घटना है जो पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से मशहूर है। ठीक है, इस गोलीकांड में 7 छात्र मारे गए थे और जिन पर गोली चलाने का आदेश वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DC आर्चर ने दिया था। ठीक है, इसमें इनका नाम फेमस है और इनका स्थान कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है राम गोविंद सिंह, जो पटना से थे, रामानंद सिंह पटना से थे, राजेंद्र सिंह सारण से थे, उमाकांत सिंह सारण से थे, 2 पटना 2 सारण, सतीश प्रसाद झा भागलपुर से, देवीपाड़ा चौधरी या देवीपद चौधरी ये भी भागलपुर से, 2 पटना 2 सारण 2 भागलपुर, और जगपति कुमार या जगपति कुमार आता है, ये गया से हैं। तो 11 अगस्त 1942 को पटना गोलीकांड, सचिवालय गोलीकांड होता है
और इसके विरोध में 12 अगस्त 1942 को समूचे बिहार में हड़ताल किया जाता है, संपूर्ण हड़ताल किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा बिहार स्पेशल। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तो इससे मेरा हौसला और बूस्टअप होगा। और मेरे पास और भी जैसे स्पेक्ट्रम का शॉर्ट नोट्स है, जैसे स्पेक्ट्रम का 600 पेज का बुक है, जिसे मैंने 100 पेज में कंसाइज कर करके शॉर्ट नोट बनाया है। और ऐसा शॉर्ट नोट है कि उसमें कोई भी फैक्ट मिस नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा, और मुझे लगता है कि 1.5 से 2 घंटे में पूरे स्पेक्ट्रम हम रिवीजन कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। आप लोग एग्ज़ाम जो 26 जुलाई को है, 26 जुलाई को, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक और तैयारी में लगे रहिए। मुझे विश्वास है कि अगर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो तैयारी ज़रूर, और बिहार जो स्पेशल है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग आप लोग की ज़रूर डेवलप होगी। इम्पोर्टेंट ये है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप के साथ साथ फैक्ट को हमें नहीं भूलना है। बिहार जो बीपीएससी है वो कितना भी बदल जाए पर फैक्ट तो ज़रूर पूछेगा ही। आप लोग 17th को देख ही रहे होंगे, 17th में अच्छों की बत्ती गुल हो गई थी। तो आप लोग फैक्ट को बिल्कुल ना छोड़ें और फैक्ट को रिविजन करते रहें। तो थैंक यू आप सभी को। जय हिंद।